नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के योगदान और उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना के समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। सुल्ताना रज़िया की मृत्यु के बाद 1240 ईस्वी में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। उसके शासनकाल में भी सुल्तान और अमीरों के मध्य संघर्ष चलता रहा और कुछ समय पश्चात 1242 में उसको भी गद्दी से उतारकर उसके तीसरे पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया, जिसने 1242 से 1246 ईस्वी तक राज्य किया। इसने शुरुआत में कुछ उदारता का परिचय दिया, परंतु शीघ्र ही अमीरों और उसके झगड़े शुरू हो गए और उसके उपरांत नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लगभग 20 वर्षों तक उसने शासन किया। उसके शासनकाल में भी अमीर वर्ग और सुल्तान के मध्य संघर्ष कम नहीं हुए और सत्ता पर वास्तविक अधिकार को लेकर दोनों ही वर्ग एक दूसरे के प्रति सशंकित बने रहे और सत्ता पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करते रहे। इसी संघर्ष के बीच बलबन को नायब के पद पर नियुक्त किया गया। वास्तविक रूप में ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल वास्तव में बलबन का ही शासनकाल था। इस काल में संपूर्ण सत्ता पर अधिकार बलबन का रहा, चूँकि वह दल चालीसा का प्रधान भी था और समस्त शासन की शक्तियाँ उसके हाथों में थी। सुल्तान केवल उसकी कठपुतली बना रहा। अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में अधिकांश शासन सत्ता या वास्तविक राजा के रूप में बलबन ने ही शासन कार्य किया। 1266 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन वास्तविक रूप से शासक बना और उसने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। गयासुद्दीन बलबन भी तुर्किस्तान में रहने वाली इल्बारी जाति के एक सरदार के यहाँ जन्म हुआ था। उसका पिता 10,000 परिवारों का सरदार था, परंतु किशोर अवस्था में वह मंगोलों के हाथों में पड़ गया और एक दास के रूप में बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन बशीर ने उसको खरीद लिया। जब ख्वाजा दिल्ली आया तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा और बलबन की योग्यता और स्वामी भक्ति की वजह से इल्तुतमिश ने उसे अपने खास सरदार के रूप में नियुक्त किया। रज़िया ने उसे अमीर शिकार नियुक्त किया। रज़िया को पद से हटाने में भी बलबन ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, अतः बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी और झांसी की जागीर प्रदान की थी। 1245 में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध शाही सेना का शानदार संचालन करने के कारण सुल्तान मसूद शाह को पदच्युत करने में अमीर वर्ग का नेतृत्व बलबन ने ही किया था।
नासिरुद्दीन के शासनकाल में वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया जब उसने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन के साथ किया और वह उलुग खां की उपाधि प्राप्त कर शासन के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की भांति बलबन की समस्याएं भी यथावत थी। बलबन सुल्तान बना उस समय किसी भी अमीर ने उसका विरोध नहीं किया, परंतु सुल्तान पद को बनाए रखना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि समूचे देश में विद्रोह का वातावरण व्याप्त था और ताज की प्रतिष्ठा इस समय तक बहुत गिर चुकी थी। यद्यपि लगभग 20 वर्षों तक शासन सत्ता का वास्तविक उपभोग उसी ने किया था, परंतु फिर भी वह अपनी पूर्ण इच्छा अनुसार शासन नहीं कर पाया, क्योंकि अन्य अमीर वर्ग की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ही उसे कार्य करना पड़ता था। बलबन के सामने उसकी सर्वप्रथम समस्या सल्तनत का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बार बार होने वाले विद्रोहों और सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी। राजकोष रिक्त था, क्योंकि जहां एक तरफ सैनिक व्यय बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय हाकिमों ने स्वेच्छा से वार्षिक राजस्व भेजना भी बंद कर दिया था। इसके साथ साथ इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी भोग विलास पर अत्यधिक धन व्यय कर दिया था। इसी प्रकार बलबन की दूसरी समस्या चालीसा के गुट की शक्ति का अंत करना था। यद्यपि वह स्वयं भी इसी गुट का सदस्य था, परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों को बनाने बिगाड़ने में इस दल ने प्रमुख भूमिका अदा की थी और बलबन इस दल की रीति नीतियों से भली भांति परिचित था। इसीलिए नायब के पद पर कार्य करते समय उसने दल के अनेक सदस्यों का सफाया कर दिया। कुछ अपनी मौत मर गए और जो बच गए उनको किसी भी समय सिंहासन पर अधिकार जमाने का षड्यंत्र रच सकते थे। तीसरी समस्या मेवातियों और दोआब के राजपूत भूमिपतियों की लूटमार को रोकने की भी थी, क्योंकि उनकी गतिविधियों से चारों तरफ आतंक व्याप्त था। राजस्व की वसूली नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सल्तनत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो रही थी और दिन दहाड़े उनके द्वारा राजधानी में घुसकर लूटपाट करने से भी सल्तनत की और ताज की प्रतिष्ठा धूमिल होती जा रही थी। इसी प्रकार राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति का पुनरुत्थान भी एक बड़ी समस्या था। इसके साथ साथ पांचवी समस्या मंगोल शासकों के निरंतर आक्रमणों से पश्चिम उत्तर सीमा को सुरक्षित बनाना भी था। दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने मंगोलों से साठगांठ कर रखी थी और स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था। सबसे महत्वपूर्ण समस्या सुल्तान के सामने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में तुर्की अमीरों ने सुल्तान के अधिकांश अधिकार हस्तगत करके सुल्तान को केवल नाम मात्र का सुल्तान बना दिया था। परिणाम स्वरूप जनता के दिल में सुल्तान का भय और आतंक लगभग समाप्त हो गया था और ताज के प्रति निष्ठा की भावना भी समाप्त हो गई थी, जिससे संपूर्ण प्रशासन लड़खड़ा रहा था। इल्तुतमिश ने जिस सुल्तान पद की मर्यादा कायम करने की रूपरेखा तैयार की थी, उसको पुनर्जीवित करने और उसकी स्थिति को पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य सुल्तान बलबन ने ही वास्तव में किया। इसके लिए बलबन ने राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। बलबन राजत्व सिद्धांत अपने आप में अनूठा है। इतिहास में बलबन अपने राजत्व सिद्धांत को कठोरतापूर्वक लागू करने के लिए ही प्रसिद्ध है। बलबन के राजत्व सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य ताज की गरिमा को पुनः स्थापित करना था। उसका
सिद्धांत अत्यंत ही सरल था। उसका सीधा विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है और हजरत साहब के बाद सुल्तान का पद सर्वोपरि है। इस सिद्धांत के पीछे उसका मूल ध्येय एक सर्वप्रभुता संपन्न स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करने की अभिलाषा थी। इसीलिए उसने सुल्तान में असाधारण ईश्वरीय व्यक्तित्व को आरोपित करके उसे सामान्य जन से भिन्न एवं ओजपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया, ताकि धर्म में विश्वास रखने वाली जनता उसके आदेशों का आँख मूंद कर पालन करती रहे। उसने इस सिद्धांत का सहारा ही नहीं लिया, बल्कि अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारने का सफल प्रयास भी किया। बलबन ने राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर उच्च वंशीय लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है, इसीलिए उसने अपने आप को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित किया। तुरान के राजवंश की महिमा मध्य एशिया और पश्चिमी जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अपने शासनकाल में उसने केवल उच्च वंशीय लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और अपने आप को सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। उसने अपने चारों तरफ गंभीरता और शिष्टता का एक बड़ा वातावरण खड़ा किया। अपने पारिवारिक जीवन में भी उसने ऐसा ही व्यवहार किया। जब भरे दरबार में उसके बड़े लड़के राजकुमार मोहम्मद की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, तो भी वह विचलित नहीं हुआ और राजकार्य को जारी रखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक कठोर, क्रूर एवं निरंकुश शासक था और किसी भी सत्ता से नहीं डरता था। वह ईश्वर और पैगंबर से भय खाता था। वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग था। उसने मूलतः 4 बातों पर जोर दिया। सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन कल्याण का सदैव ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में आस्थावान लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। नंबर 4, सुल्तान को सदैव निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए। बलबन स्वयं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था और उसके मन में धर्म आचार्यों के प्रति गहरा सम्मान था। फिर भी उसने धर्म को राजनीति से पृथक करने का प्रयास किया। वह इस बात के पक्ष में था कि धर्म के नेता लोगों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह धार्मिक मामलों तक ही उनके अधिकारों को सीमित रखना चाहता था। कुल मिलाकर उसके राजत्व सिद्धांत का सार जो था वो इस प्रकार था: सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान के अधिकार असीमित है, सुल्तान को गौरवमय होना चाहिए, सुल्तान को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर रक्त और लौह की नीति का पालन करना चाहिए, सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन देना चाहिए, निष्पक्ष न्याय प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए, काफिरों का उन्मूलन और धर्म का प्रसार करना चाहिए, राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, स्वयं के चरित्र को शुद्ध रखना, जन कल्याण के लिए प्रयत्न करना और उच्च वंशीय लोगों को ही प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के द्वारा केंद्र शासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु शासन के समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो सुल्तान अपने कार्यों को दूसरों के जिम्मे कर देता है, उनका शासन शीघ्र ही अव्यवस्थित हो जाता है। इस मामले में उसने अपने प्रांत के सूबेदारों पर भी कठोर नियंत्रण रखा और शाही आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की। केंद्रीय शासन के विभागों के बारे में यद्यपि ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु अनुमान किया जाता है कि पहले की ही भांति वजीर, आरिज़े ममालिक, दीवान इंसा और दीवान रिसालात जैसे विभाग और मंत्री रहे होंगे, परंतु इनमें से कोई भी नीति निर्माता नहीं था। प्रत्येक को बलबन द्वारा निर्धारित नीतियों और आदेशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य समस्याओं में उलझे रहने के कारण
बलबन प्रांतीय शासन व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से हमें उसकी प्रांतीय व्यवस्था का निखरा हुआ रूप देखने को नहीं मिलता है। उसे अपने शासनकाल में कई बार प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। इस संबंध में उसने प्रांतीय सूबेदारों को कुछ वर्षों की सेवा के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत को स्थानांतरित करने की नीति लागू की, ताकि प्रांतपति स्थानीय सरदारों और नागरिकों से घनिष्ठता बढ़ाकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ न कर पाए। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत का अक्षरशः पालन करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी भी निम्न वंशीय व्यक्ति और किसी अयोग्य व्यक्ति को कभी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया। उसकी निगाह में हिंदुओं को तो निम्न पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोगों के बारे में वह स्वयं पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेता था। इन सब के परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन की गरिमा पुनः कायम हो गई और उसकी अवज्ञा करना संकट को न्योता देने के समान हो गया। इसके साथ साथ बलबन ने गद्दी पर बैठने के बाद शासन के सभी क्षेत्रों में सुधार करने शुरू किए। सर्वप्रथम उसने सेना के पुनर्गठन की ओर ध्यान केंद्रित किया। बलबन बहुत अनुभवी व्यक्ति था। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि दिल्ली सल्तनत की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई है और उसकी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना की बड़ी आवश्यकता है। इल्तुतमिश के समय के अधिकांश सैनिक या तो मर चुके थे या वे वृद्ध हो चुके थे और इस वजह से सैनिक सेवा के लिए बेकार हो चुके थे, परंतु मृत सैनिकों के वंशजों और वृद्ध सैनिकों ने सेना के मुंशियों से साठगांठ करके सैनिक सेवा के बदले में दी गई जागीरों पर कब्जा जमा लिया था। बलबन इस प्रकार की स्थिति को सहन करने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने समस्त सैनिक अनुदानों और जागीरों की जांच पड़ताल करवाई और स्थिति को ध्यान में रखकर उनका नवीन वर्गीकरण किया और नई व्यवस्था कायम की। प्रथम वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया जो वृद्ध और निर्बल थे। उनके गुजारे के लिए वजीफे की व्यवस्था की गई और उनकी जागीरों को खालसा कर दिया गया। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो सैनिक सेवा के तो योग्य थे। इस वर्ग के सैनिकों का उनकी योग्यता अनुसार वेतन निश्चित कर दिया गया, परंतु उनकी जागीरों को भी खालसा अर्थात शाही नियंत्रण में ले लिया गया। तीसरे वर्ग के अंतर्गत अनेक मृतक सैनिकों के आश्रितों को रखा गया। उनके गुजारे की व्यवस्था उनके गांवों से तय कर दी गई और उनकी जागीरों को भी छीन लिया गया। मृत सैनिकों के आश्रितों ने दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के मार्फत सुल्तान से फरियाद की, जिस पर सुल्तान ने तीसरे वर्ग के लोगों की जागीरें वापस कर दी। इस संपूर्ण योजना का उद्देश्य जागीर प्रथा के स्थान पर नकद वेतन देकर सैनिक भर्ती करना बलबन का उद्देश्य था, ताकि सेना की शक्ति को सुदृढ़ बनाया जा सके और सीधे सैनिक का संबंध सुल्तान के साथ जोड़ा जा सके। इससे बलबन को एक फ़ायदा हुआ कि अब प्रत्येक सैनिक अपने नियुक्ति, अपने पर विशेष कृपा और अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए सुल्तान की ओर देखने लगा, जबकि पहले सैनिक और सुल्तान के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं होता था। सैनिक का संबंध अपने इक़्तिदार या वली के साथ ही होने की वजह से केंद्रीय नेतृत्व हमेशा इक़्तिदारों पर निर्भर रहता था, जिसकी वजह से ये इक़्तिदार और अमीर वर्ग अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। इस प्रकार बलबन ने सेना के इस पुनर्गठन की पद्धति के द्वारा संपूर्ण सेना को अपने प्रति स्वामी भक्त और निर्भर बनाने का प्रयास किया। यद्यपि बलबन इस जागीर व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया। इसी प्रकार सेना को शक्तिशाली बनाने की दिशा में उसका दूसरा कदम आरिज़ ममालिक के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। बलबन ने अपने मंत्रिमंडल
का सदस्य आरिज ममालिक को बनाया, उसने इस पद पर इमादुल मुल्क जैसे योग्य और निष्ठावान सैनिक को नियुक्त किया। इमादुल मुल्क ने अपने कठोर परिश्रम से सेना को अत्यंत अनुशासित एवं शक्तिशाली बनाया। बलबन के आदेशानुसार जब अब सभी सैनिकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाने लगा। सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था भी की गई। सुल्तान स्वयं प्रशिक्षण का निरीक्षण करता था। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि घोड़ों को दागने की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू की और सैनिकों के हुलिये को रजिस्टर में दर्ज करने की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू की थी। सल्तनत की सुरक्षा में दुर्गों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, अतः बलबन ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र के दुर्गों और विद्रोही क्षेत्रों में स्थित दुर्गों की स्थिति सुधारने की तरफ ध्यान दिया। बलबन ने एक तरफ पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और अनेक आवश्यक स्थानों पर नए दुर्गों का निर्माण करवाया। ये दुर्ग उन मार्गों पर बनवाए गए जिधर से मंगोल आया करते थे। ऐसे दुर्गों में पटियाली, भोजपुर और कंपिल इत्यादि मुख्य थे। दुर्गों की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त सेना नायकों के अंतर्गत चुने हुए सैनिक नियुक्त किए गए और दुर्ग घेराबंदी का सामना करने की दृष्टि से दुर्गों में पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री और सैनिक व्यवस्था की गई। इससे सैनिकों का मनोबल अत्यंत बढ़ गया। आज हम इस अध्याय के तहत इतना ही चर्चा करेंगे। बाकी बलबन की न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, राज्य की वित्तीय व्यवस्था और तुर्क अमीर उपद्रवकारी और मंगोलों और विद्रोहियों को दबाने के प्रति बलबन के द्वारा किए गए कार्यों को हम अगले व्याख्यान में रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।